हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। ये जो कुंडली है इसमें हम एक कंप्लीट विश्लेषण को देखेंगे। यहाँ पे मैंने जातक से ये बात सबसे पहले कही थी कि एक बार टाइम ड्यूरेशन जो है उसको कंफर्म कर ले। वो क्यों कही थी इसको भी समझाता हूँ। जब इनका जन्म हुआ तो इनके ऊपर जो दशा चल रही थी वो चल रही थी शुक्र की महादशा। अब इस कुंडली में शुक्र जो है वो 12वें घर के भी और 7वें घर के भी स्वामी हैं। और हम जानते हैं कि 7th और 12th ये दोनों ही हाउसेस कहीं ना कहीं मार्केश प्रभाव में काउंट होते हैं, खासकर 7th हाउस। इसलिए यहाँ पर हॉस्पिटल या कहीं ना कहीं किसी तरीके की परेशानी ये नज़र आती पहली कंडीशन में। दूसरी चीज़ कि जो फर्स्ट हाउस है जहाँ पे 8 नंबर लिखे हैं वहाँ के दोनों ही स्वामी मंगल और केतु भी 12th हाउस में बैठे हुए नजर आते हैं, जो कि फिर इस बात को दर्शाते हैं कि किसी तरह की हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना थी। फिर एक चीज़ को नोट करें, जो इनका चंद्रमा है, चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी होते हैं शुक्र। वो 6 नंबर की राशि में बैठे हैं चित्रा नक्षत्र में, और 6 नंबर की जो राशि है वो शुक्र के लिए नीच राशि बन जाती है। तो यहाँ पे जब ऐसी कोई सिचुएशन खड़ी होती है, जब लगता है हेल्थ में भी चैलेंज दिखाई दे रहा हो, मेंटल हेल्थ में भी चैलेंज दिखाई दे रहा हो, तो प्रिडिक्शन को देने से पहले कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है। नहीं तो फिर मैं एक तरफ पे चार्ट्स को रीड करके बोले जा रहा हूँ और चीज़ नहीं भी है तो फिर सामने वाला इंसान परेशान हो जाए। इसीलिए यहाँ पे कंफर्मेशन लेने की ज़रूरत पड़ी थी। अब हम पहले देखते हैं कि कुंडली किस तरह से फॉर्म हो रही है और क्या उसके इंडिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। बहुत कुछ जो दिख रहा है वो बदलेगा इस कुंडली के अंदर। ठीक है, चलिए देखें। भाव चलित की जरूरत आज पड़ने वाली है। ये जो कुंडली है ये बन रही है 28 डिग्री पे, इनमें लगन आ रहा है। 28 डिग्री पे लगन आने के कारण मान के चलिए कि जो फर्स्ट हाउस है उसका जो मध्य है वो 28 डिग्री है, तो 14 डिग्री के आसपास कहीं से हाउस स्टार्ट हो रहा है और फिर मिडिल आ रहा है 28 पे। क्योंकि 14 डिग्री से हाउस स्टार्ट हो रहा है तो ये ध्यान रखें, जो सूर्य बुध के साथ दिखाई दे रहे हैं राशि में वो प्रभाव तो करेंगे कुछ हद तक राशि के आधार पे, लेकिन अपना जो रिजल्ट करेंगे भाव का वो रिजल्ट शिफ्ट होगा एक घर पीछे, यानी कि 12th हाउस में। ठीक है, इसलिए इस कुंडली में जो भी ग्रह 14 डिग्री जो भी ग्रह 14 डिग्री से कम बैठे हैं किसी भी भाव में, उनके अंदर संभावना है कि वो पीछे की तरफ मूव कर जाएंगे। मैं अपने ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के साथ एक बार आपको दिखा देता हूँ। इस कुंडली में जब हम बात कर रहे हैं तो ये इस कुंडली का ओरिजिनल भाव चलित है। ओरिजिनल भाव चलित ये बनने वाला है। चंद्रमा वहीं पे बैठे हैं, गुरु एक घर पीछे का फल करेंगे, सूर्य की दशा एक घर पीछे का फल करती हुई दिख रही है, शनि बैठे हैं भाग्य में लेकिन फल करेंगे तो एक घर पीछे अष्टम का, राहु बैठे हैं छठे में लेकिन फल करेंगे एक घर पीछे का पंचम में। ठीक है, एजुकेशन जब हम चेक करेंगे तब मैं इस चार्ट पे वापस एक बार आऊंगा, अभी अपन इसी पे रहते हैं। तो ये पहली कंडीशन। इससे फायदा क्या हो गया कि जब ये भाव चलित वाला कंसेप्ट पे कि जो ये मंगल और केतु हैं इन्होंने अपनी प्लेसमेंट को ले लिया 11th हाउस में, और मंगल और केतु 12th हाउस में बैठे हुए दिख रहे हैं, उस राशि में बैठे हैं, कुछ प्रभाव वहां से करेंगे, इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब उनकी दशाएं चलेंगी तो उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ लाइफ में वो अपनी ओर से गेन्स को करने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, ये पहली चीज। क्योंकि कई बार जो कुंडली में सामने दिख रहा है चलित में उससे रिजल्ट्स चेंज हुआ करते हैं।
एक बात। अब जो मैं बात कह रहा था वहाँ से शुरुआत फिर से करता हूँ। यहाँ पे इनका जो जन्म है वो है 28 डिग्री में, ज्येष्ठा नक्षत्र, नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध देव, वहीं पे बैठे हैं। कंसिडरेशन को अगर देखा जाए तो बुध जो हैं वो मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल और बुध जो हैं वो फ्रेंड्स नहीं होते, तो कहीं ना कहीं किसी तरीके का थोड़ा सा एक चैलेंज देखने को मिलना था। सूर्य भले भाव प्रभाव अलग करें लेकिन सेम राशि में बैठे हैं, डिग्री वाइज दूर हैं, बुध अस्त नहीं है, एक राशि को शेयर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रभाव आएगा। और ये चीज क्या होगी कि सूर्य का प्रभाव होगा, जो चीज सही है वो सही है, उस चीज को लेकर इंसान बिल्कुल अडिग हो जाएंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि बुध के साथ सूर्य का जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन है राशि के हिसाब से, वहाँ पे सूर्य आपके 10th हाउस के लॉर्ड हैं, तो ऐसे में इंसान सेल्फ को, खुद को क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 10th हाउस लॉर्ड का स्वामी होके सूर्य का केंद्र में फर्स्ट हाउस में बैठना अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि जब सूर्य केंद्र के स्वामी बनेंगे तो जब कभी भी कोई क्रूर ग्रह केंद्र के स्वामी बनते हैं तो अपनी क्रूरता में कमी लाते हैं, और इस वजह से सूर्य यहाँ पर पॉजिटिव काउंट होंगे। शनि यहाँ पे 4th हाउस के लॉर्ड है, अगेन केंद्र के स्वामी है, अपनी क्रूरता में कमी लाएंगे, लेकिन 3rd हाउस के लॉर्ड जो है वो ऐसा कुछ नहीं करते, इसलिए शनि यहाँ पे न्यूट्रल होंगे। ठीक है। और जहाँ तक बात करूँ शुक्र की, शुक्र केंद्र के स्वामी और शुभ हैं, और शुभ होने के बाद वहाँ पे कहीं ना कहीं नीच अवस्था में फंसे हुए हैं, तो कुछ चुनौतियाँ मैरिज लाइफ के अंदर ये शुक्र दिखाने की पूरी क्षमता रखते हैं, और केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह हो तो थोड़ी सी चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। तो ये फॉर्मेशंस के साथ हम आगे चलते हैं। बुध और सूर्य की युति, बुध का मतलब है कैलकुलेटिव माइंड, 8 नंबर की जो हाउस है, 3 जहाँ लिखा है 8वां घर, वहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है, उसके स्वामी है बुध। साथ ही साथ जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है 11th हाउस, उसके भी स्वामी है बुध। ठीक है। इन दो भाव के स्वामी होने से बुध के अंदर एक कैपेसिटी तो है चीजों को, रहस्यों को खोजने की, 8वां घर, साथ ही साथ 11th हाउस मतलब गेन्स को क्रिएट करने की। ये दोनों कैपेसिटी को लेके बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं, अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, तो माइंड जो है, बुध जो है वो तो स्ट्रांग होगा, नो डाउट। ठीक। लेकिन जो हेल्थ की कंडीशन को अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल और केतु दोनों के दोनों कहीं ना कहीं शुक्र की राशि में आ रहे हैं, और 12th हाउस से यहाँ पे रिलेशन बनाते हुए दिख रहे हैं राशि के हिसाब से। इस वजह से हेल्थ में किसी न किसी तरीके की इनिशियल चैलेंजेस आ सकते थे। तो जो शुक्र की महादशा थी वो अपने आप में थोड़ा सा एक चैलेंजिंग दशा कही जा सकती थी, लेकिन अगर शुक्र की महादशा में हम ये देख लें कि मंगल और केतु की जो प्लेसमेंट है वो 11th हाउस की तरफ आ रही है, तो भी वो किसी न किसी तरीके से थोड़ा बीमार रखने वाली सिचुएशन बनती थी। बीमारी ज़्यादा जो बढ़ने की बात होती वो थी सूर्य की दशा, क्योंकि सूर्य ज़्यादातर प्रभाव जो थे वो दे रहे थे आपको 12th हाउस का, हॉस्पिटल्स में दौड़ भाग कई बार करने पड़े, ऐसा प्रभाव दे रहे थे। ठीक है। अब बुध सूर्य साथ हैं तो इंसान में थोड़ा सा एंगर, एग्रेशन का तत्व, सूर्य का एक तत्व जो होता है, सही तो सही गलत तो गलत, वो साथ में रहेगा। एक चीज चंद्रमा की ओर बात कर लूं, चंद्रमा जो है वो 2nd हाउस में बैठे हैं, जिंदगी में कोई एक टाइम बहुत ज़्यादा मनी फ्लो को देगा, और कभी कोई एक टाइम उसमें कुछ कमियों को भी दिखाएगा। चंद्रमा की राशि के हिसाब से प्लेसमेंट अच्छी है, अग्नि तत्व की राशि में चंद्रमा बैठे हैं, ज्ञान की राशि में बैठे हैं, चीज़ों को पढ़ने में, खोजने में, सब में बहुत अच्छी महारत देंगे। और क्योंकि फायर एलिमेंट है तो मन के अंदर हमेशा आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रहेगी, लेकिन चंद्रमा फायर एलिमेंट में है, और जो
लगन का फॉर्मेशन है वो मंगल केतु के नक्षत्रों में, तो जब इंसान गुस्से में आएगा तो मन से भी भयंकर गुस्सा, दिमाग से भी भयंकर गुस्सा, ऐसी स्थिति में फिर वो पूरी दुनिया अपने ऊपर उठाने का काम जरूर कर सकते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, जहाँ चंद्रमा बैठे हैं वहां से देखा जाए तो राशि और नक्षत्र दोनों के स्वामी लाभ भाव में बैठे हैं, तो मन में भी कहीं ना कहीं दोस्त और लाभ बनाने का जो एक नेचुरल थॉट है वो क्रिएट होता रहेगा। यहाँ तक की चीजें प्लस पॉइंट थी। अब आगे चलिए। सूर्य की दशा के बाद चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा की दशा थोड़ी सी चंचलता के लिए जानी जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कंसंट्रेट होंगे और थोड़ा सा फ्रेंड्स क्रिएशन की तरफ भी मूव होगा, क्योंकि दोनों ही ग्रहों का फॉर्मेशन लाभ 11th हाउस और फ्रेंड्स हाउस के साथ जुड़ा हुआ है। तो चंद्रमा की दशा जो है वो कहीं ना कहीं लाभदायक होगी, इसमें कोई ज़्यादा हाँ या ना वाली स्थिति तो नहीं होगी। इसमें आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए जब चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है, क्योंकि देखिए चंद्रमा जहाँ बैठे हुए हैं वो सेकंड हाउस है और फिर 7th और 12th हाउस की दशा वहाँ पे क्रिएट हो रही होगी। उस पीरियड में भी थोड़े से हेल्थ पे ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इतनी चीज़। अब जहाँ तक बात थी कि एजुकेशन, सबसे पहले तो इसमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे जीव तत्व की राशि है, गुरु और शुक्र जैसे ग्रह देख रहे हैं। अकाउंटिंग या मेडिकल की तरफ जाना चाहिए। राशि के प्रभाव को पहले देख के ऐसा नजर आता है, लेकिन जब नक्षत्र के लेवल पे प्रभाव को देखा गया तो क्योंकि ये जो राशि है 1 नंबर की, ये अपने प्रभाव को दिखा रही है 5th हाउस में। नक्षत्र के स्वामी जो हैं वो बन के आ रहे थे केतु। केतु का नक्षत्र स्वामी बनना और केतु का मंगल के साथ आ जाना, जब हम बात करें 5th हाउस की तो नक्षत्र स्वामी केतु हैं और वो मंगल के साथ आके बैठे हुए हैं और इस फॉर्मेशन के साथ वो काम कर रहे हैं, यानी कि एजुकेशन हाउस के ऊपर कहीं ना कहीं हाउस से एक इम्पैक्ट हो रहा है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। फिर से बोल रहा हूँ, ये दोनों की जो प्लेसमेंट है वो भावचलित में, क्योंकि इनकी डिग्री 14 डिग्रियों से कम है, ये पीछे आए और ये यहाँ से आपके 5th हाउस, हाउस ऑफ एजुकेशन को इम्पैक्ट कर रहे थे। इस वजह से कहीं ना कहीं केतु और मंगल का प्रभाव है। राशि प्रभाव है शुक्र का 7 नंबर की राशि, तो 7 नंबर की राशि शुक्र कलात्मक राशि हो गई, मंगल लॉजिकल प्लैनेट हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ केतु जो है वो कोडिंग को दर्शाते हैं, इसीलिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की एजुकेशन यहाँ पे नजर आती है नक्षत्र फॉर्मेशन से। वरना ऊपर से देखा जाए तो जीव तत्व की राशि जब गुरु की राशियां होती हैं तो अकाउंटिंग्स या मेडिकल की तरफ जाने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप बता रहे थे कंप्यूटर साइंस वो ठीक है, सिर्फ भाव चलित के फॉर्मेशन से। इसके बाद बात की जाए मैरिज लाइफ को लेकर। मैरिज लाइफ के लिए जब हम देखेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पर ये देख लें कि इस हाउस की जो प्लेसमेंट पोजीशन है इसके ऊपर एक शुभ ग्रह बुध की दृष्टि है। ठीक है, लेकिन लेकिन 8 नंबर का लगन है। बुध नेचुरली जो है वो 8th हाउस लॉर्ड है और फिर 11th हाउस लॉर्ड है। लाभ तक तो ठीक है, लेकिन इस लगन के अंदर वो अकारक ग्रह माने जाएंगे, इवन दो कि वो 1st हाउस के मिड पॉइंट लॉर्ड हैं, अच्छा ही करेंगे, बुरा नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी जो हाउस ओनरशिप है, एक है डिलेस और दूसरा है गेन्स, इसीलिए जब बुध की दृष्टि है तो वो लाभ भी देखेगा और देरियां भी देगा। पहली चीज, सूर्य यहाँ पे हम इसी तरीके से आस्पेक्ट को लेते हैं तो सूर्य का आस्पेक्ट भी है और वो बुध के साथ है, तो ये एग्रेसिव आस्पेक्ट थोड़ा सा मैरिज लाइफ के अंदर चैलेंज क्रिएट कर सकता है। एक चीज, शनि की जो प्लेसमेंट आई है वो प्लेसमेंट हमने कहीं ना कहीं देखी कि 8th हाउस की तरफ आई है, इस वजह से ये मुमकिन है कि मैरिज हैप्पीनेस में शुरुआती चैलेंजेस थोड़े से देखने को मिले, इसके बाद जाके चीज़ें ठीक हों। जो यहाँ के स्वामी हैं वो शुक्र हैं और शुक्र यहाँ पे पहले तो दिखाई दे रहे हैं कि नीच राशिस्थ हो रहे हैं, लेकिन बुध के केंद्र में आने से नीच भंग हो जाएगा, इसलिए वहाँ पे वो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ नीच होना इतना ज़्यादा परेशान नहीं करता।
लेकिन जब हम नवांश कुंडली में चलेंगे, स्पेसिफिकली मैरिज को रीड करने के लिए नवांश के चार्ट में चलते हैं, तो वहाँ पे सिचुएशन को देखिए। यहाँ पर भी हमें शुक्र जो हैं वो कहीं न कहीं 6 नंबर की राशि में दिखाई देते हैं, और क्योंकि ग्रह जो है बार-बार 6 नंबर की राशि को लेके रिपीट हो रहे हैं, भले वो वहाँ नीच नहीं है, लेकिन वो राशि उनके लिए एक अच्छी सराउंडिंग्स नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने कहा कि लगन कुंडली के अंदर मंगल 12th में बैठे हुए दिख रहे हैं राशि से, जबकि भाव तो 11th दिखा रहे हैं। लेकिन वो मांगलिक फॉर्मेशन और यहाँ पे ये फॉर्मेशन मैरिज लाइफ के अंदर कुछ चैलेंजेस दिखा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे ये देख लीजिए कि नवांश कुंडली में जो आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड बन रहे हैं गुरु, वो राहु के साथ आ रहे हैं। ये भी इस चीज़ को क्रिएट कर सकता है कि मंगल अपनी दशा में ये कहे कि मुझे अपना खुद का कुछ करना है, और उसके लिए ज़रूरत पड़े तो मैरिज लाइफ को भी थोड़ा-सा इंसान पीछे रखकर अपने आप को सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए आगे ले आए। ऐसी पॉसिबिलिटियाँ इस चार्ट में बन सकती हैं। जहाँ तक केंद्र की बात करें तो 4th हाउस, जिसे हम हैप्पीनेस के लिए कंसीडर करते हैं, वहाँ पे राहु की प्लेसमेंट और फिर मार्स का एस्पेक्ट ये चैलेंजेस दिखा रहा है। जुपिटर अपने आप को वहाँ पे बिठाकर कहीं न कहीं प्रयास करेंगे चीज़ों को सँभाले रखने का। मैरिज की ड्यूरेशन आपने पूछी, तो मैरिज की ड्यूरेशन मुझे नज़र आती है चंद्रमा की महादशा और बुध की अंतर्दशा, ठीक है? उस पीरियड में हो सकती है, जो ऑलमोस्ट 2028 के आसपास शुरू होगी, और अभी तो वैसे भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उस ड्यूरेशन तक पॉसिबिलिटी एक है। दूसरा कि अगर थोड़ा-सा डिले पॉसिबल हो, तो फिर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि चंद्रमा में जो वीनस का पीरियड है, इसको थोड़ा-सा क्रॉस होने के बाद, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि लगन कुंडली में चंद्रमा 2nd हाउस में है और शुक्र का संबंध 7th और आपके 12th हाउस से है, तो ये पीरियड थोड़ा-सा चैलेंज देने की क्षमता रखता है। इस वजह से इस पीरियड को बहुत ही संयम के साथ बिताना होगा। इसके आगे के ड्यूरेशंस में मंगल का जब अपना फॉर्मेशन आएगा, तो क्योंकि नवांश कुंडली हम देख रहे हैं और यहाँ पे 10th हाउस में मंगल केतु का युतियाँ काम कर रही हैं, तो इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने प्रोफ़ेशन की तरफ बढ़ने लगेगा, और इसकी वजह से थोड़ी-सी जो चीज़ें हैं, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ मैरिज लाइफ़ के अंदर कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। एक चीज़ और हुई थी कि आंशिक मांगलिक दोष और कंप्लीट मांगलिक दोष। पहली बात तो ये कि जब दोष कहा जाएगा तो वो होता है खुज दोष, ठीक है? जब बात दोष की होती है तो मंगल को मंगल नहीं खुजा कहते हैं। मंगल अपनी ओर से इस लगन कुंडली में कोई दोष नहीं लगाएँगे। मंगल बेसिकली क्या हो रहे हैं कि अगर आप लगन कुंडली को ध्यान से देखें, वो लॉर्डशिप कहाँ की रख रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पे मंगल की लॉर्डशिप है फर्स्ट हाउस सेल्फ को डेवलप करना, और दूसरा है 6th हाउस सर्विस को डेवलप करना। इस वजह से यहाँ पे अगर मैरिज लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते हैं, तो वो आते हैं इंसान को खुद को डेवलप करना होता है और अपने सर्विस को डेवलप करना होता है। इस वजह से हमेशा सिर्फ मंगल है तो ये नहीं है कि मंगल चीज़ों को खराब ही कर रहा है। अगर उस हिसाब से आप जो इक्वल एनर्जी में पार्टनर को सेलेक्ट करते हैं, तो फिर आप ये महसूस करेंगे कि दोनों लोग आपस में उस एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी न किसी तरीके से मंगल के साथ जुड़े हुए हैं और मांगलिक हैं। बट इसका ये अर्थ नहीं निकाला जा सकता कि बस सिर्फ़ मंगल एक जगह पे बैठ गए तो उसने पूरा तबाह करना है, नहीं। वो कुछ दूसरे तरीके से भी प्रोफ़ेशन वाइज़ या दूसरे चैलेंजेस के थ्रू भी किसी तरीके के सेपरेशंस को क्रिएट करने की संभावना रखते हैं। जब मिड पॉइंट की बात हुई तो वहाँ पे हमने देखा कि 7th हाउस में मिड पॉइंट जो है वो मंगल के पास आ रहा है और वो अपने से 6th हाउस में जा रहे हैं। इसीलिए हो सकता है टूरिंग प्रोफ़ेशन या ऐसे वाली चीज़ों के साथ जुड़े हुए पार्टनर्स के साथ अगर मैरिज होती है तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से फ्रेंडली वे में चलें। वरना अंदर ही अंदर साथ रहने के बाद भी थोड़ा-सा चैलेंजेस
आपस में एक शत्रुता, दुश्मनी थोड़ी-सी महसूस हो सकती है क्योंकि एस्पेक्ट कंसीडर करूँ तो सूर्य का और मंगल का दोनों जो कि क्रूर ग्रह हैं, उनके एस्पेक्ट्स आपके 7th हाउस के ऊपर दिखाई देते हैं। इस वजह से थोड़ा-सा केयरफुल तब रहना पड़ेगा जब मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा आती हो, उस समय साझेदारी के ऊपर चैलेंज क्रिएट हो सकते हैं। उस पीरियड को अगर आराम से आप क्रॉस कर लेते हो, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चीज़ें जो हैं ज़्यादातर प्रोफ़ेशनल वे में सक्सेस की तरफ ही ज़्यादा जाएँगी और हो सकता है कि ये इंसान किसी बड़े पद को, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट को या खुद के किसी व्यापार को करने के साथ आगे बढ़ें। यहाँ पे खुद के व्यापार वाली चीज़ों को तो मैं थोड़ा-सा कम कंसीडर करूँगा क्योंकि वीनस जो है उनकी प्लेसमेंट को देख के, लेकिन राहु की प्लेसमेंट को देख के हो सकता है कि जातिका जो है वो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ के अंदर कार्यरत हों और वो चीज़ें थोड़ी-सी चुनौती दे रही हों, लेकिन ओवरऑल कंसिडरेशन में उसके साथ ही एक हैप्पीनेस के साथ आप आगे ज़िंदगी को देख सकते हैं। धन्यवाद।